तो आगे हम लोग और वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। जो आपको एपी दे रखी है, ऑब्जर्वेशन से जज करना है। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म 21, फोर्थ टर्म 29 और लास्ट टर्म जिसको हम लोग nth टर्म भी कह सकते हैं। तो ये nth टर्म है और हमें निकालना है n का वैल्यू। तो आप लोग कैसे करेंगे, सीधे आप n का फॉर्मूला लिखेंगे nth टर्म का, वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हमें nth टर्म दे रखा है जिसको हम लोग 101 कहेंगे, a का वैल्यू है 5, n हमें पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस आपको जज करना है अपने बेसिक डेफिनेशन से। तो t2 माइनस टी1, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस 8। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 8 ऐड करने पे मुझे टर्म का अगला जो सीक्वेंस का जो अगला टर्म है वो 8 ऐड करने पे मुझे जनरेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। तो इवेंचुअली जो n का वैल्यू आना चाहिए निकल के, वो आना चाहिए n का वैल्यू 13। n इज इक्वल टू 13 फॉर दिस प्रॉब्लम। और एक और प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रोफाइल जो है दैट इज एक्चुअली चेकिंग वेदर अ पर्टिकुलर नंबर इज अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस और नॉट। तो कैसे जज करेंगे हम लोग, जैसे हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हमें बताना है कि इज 503 अ टर्म इन द सीक्वेंस। ये सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, जो सीक्वेंस दे रखी है वो एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो है a इज इक्वल टू 9 और जो कॉमन डिफरेंस है d, आप 17 माइनस 9 लिखिए तो वो 8 आ जाएगा, या 25 माइनस 17, या इनफैक्ट आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं। नाउ 503 अगर वाकई में इस सीक्वेंस का पार्ट होगा तो वो किसी ना किसी लोकेशन पे होगा। तो लेट अस से दैट कि nth टर्म इज 503। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि लेट से nth टर्म है, कोई ना कोई n की वैल्यू रही होगी अगर 503 इस सीक्वेंस का पार्ट है। तो जैसे n की वैल्यू 1 डालने पे हमें 9 मिलता है, n की वैल्यू 2 डालने पे हमें 17 मिलना चाहिए, n की वैल्यू 3 पे हमें 25 मिलना चाहिए, n की वैल्यू 4 दैट इज फोर्थ पोजीशन पे हमें 32 मिलना चाहिए। वैसे कोई ना कोई n एक नेचुरल नंबर जरूर होगा अगर 503 वाकई में इस सीक्वेंस का पार्ट है। तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू 503 और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करके हमें मिलता है यहाँ पे RHS हो जाएगा 503 माइनस 9 दैट इज 494। फिर हम लोग 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो इसको आधा कर लेते हैं, 2 4 एंड दैट इज इनफैक्ट हाँ आधा कर लेंगे तो 2 4 7 और इसका आधा होगा 4। तो बेसिकली वी कैन सी दैट इधर 1 लेके गए RHS में, एलसीएम लिया ऐड किया तो 251/4 आ रहा है। सो द पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज दिस वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर। जो n का वैल्यू निकल के आ रहा है वो एक इंटीजर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 503 इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। आंसर विल बी नो। वाई? बिकॉज अगर वाकई में ये 503 अगर इस सीक्वेंस का पार्ट होता तो इसके लिए कम से कम एक इनफैक्ट कोई एक नेचुरल नंबर वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती जो उसकी लोकेशन बताती। जैसे अगर यही पूरा प्रोसीजर आप नंबर 32 को लेके करते हो, आप nth टर्म को 32 से इक्वेट करते हो तो आपको सॉल्व करने पे n की वैल्यू 4 मिलेगी। सो दैट मीन्स दैट n की वैल्यू 4 मतलब फोर्थ टर्म इन द सीक्वेंस इज 32। तो यहाँ पे हमें कोई भी इंटीग्रल वैल्यू या कोई नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए we can say that 503 is not a part of the sequence। नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ प्रॉब्लम जो है वो है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको दो सीक्वेंस दी जाती है और आपको कॉमन टर्म्स पे चर्चा करते हैं को बोला जाता है। तो आप लोग जज कीजिए, जैसे फर्स्ट कॉमन टर्म मुझे नजर आ रही है 9, सेकेंड कॉमन टर्म मुझे नजर आ रही है 22। इनफैक्ट आप दो तीन और टर्म्स लिखो, जैसे ये दोनों एपी है तो 21 के बाद 25 आएगा, 29 आएगा, फिर 33 आएगा, तो 33 भी हमें समझ में आ रहा है। सो कॉमन टर्म्स का जो सीक्वेंस बन रहा है वो खुद भी एक एपी बन रही है। मजेदार बात ये है। और यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म जो होगा 109 के पहले 105 रहा होगा, वो भी कॉमन टर्म है। तो ये आपका लास्ट टर्म है। तो सर ये तो हमने कॉमन सेंस से जज कर लिया और बाकी इस टाइप का सवाल हमने ऊपर किया ही है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो ये होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो कॉमन टर्म्स वाले का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका d कितना आ रहा है, इसका d आ रहा है सॉरी 12, 8 नहीं 12 आ रहा है। सो ये हो जाएगा 12 और इसको सॉल्व करके हम लोग बोलेंगे कि n की वैल्यू आ रही है 9। सो क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी है, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है।
तो जो कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन आपको सिखा के जा रहा है वो आपको समझना है, वो कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग जज कीजिए। सो यू हैव टू नोट द पॉइंट दैट the common terms of 2AP, note it is a very important point, it is a very important point that the common terms of 2AP also form an AP with common difference being the LCM of common difference of given APs। अगर मुझे जैसे इस क्वेश्चन में मुझे सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 दो एपी दे रखी है, तो उनके जो कॉमन टर्म्स बनेंगे वो खुद एक एपी बनाएंगे। और सीक्वेंस 1 का कॉमन डिफरेंस क्या था, यहाँ पे हम लोग इसको सीक्वेंस 1 के कॉमन डिफरेंस को D1 कह लेते हैं, तो वो था 4। सीक्वेंस 2 के कॉमन टर्म्स को हम लोग D2 कह लेते हैं, वो जाएगा 6। और इनका जो एलसीएम होगा ना, वो एलसीएम 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो रिजल्टिंग एलसीएम आ रहा है 12, और वो कॉमन डिफरेंस होगा इस कॉमन टर्म्स वाली एपी का। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आप लोग खुद जज कीजिए। जैसे सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2, पहले कॉमन टर्म तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही जज करनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉमन टर्म यू हैव टू जज बाय ऑब्जर्वेशन। सो पहली कॉमन टर्म थी 9, फर्स्ट कॉमन टर्म वाज 9, सेकंड इधर पहली कॉमन टर्म 9 थी। अब 9 के बाद ये 4-4 कदम पे आगे बढ़ रहा है, और सीक्वेंस 2 में 9 के बाद ये 6-6 कदम पे आगे बढ़ रहा है। तो 4-4 के मल्टीपल्स का मतलब होगा 4, 8, 12, इस तरीके से वो ऐड करके आगे के टर्म्स में लेंगे। सेकंड सीक्वेंस में 6-6 के कदम का मतलब 6, 12, 18 ऐसे। तो अगर मुझे नेक्स्ट कॉमन टर्म चाहिए तो मुझे एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल जो होता है वो होता है 12, सबसे पहला 12 आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब 9 में 12 ऐड हुआ होगा सीक्वेंस 1 में भी और सीक्वेंस 2 में भी, और एक कॉमन टर्म जनरेट हुआ होगा 21। और ये रिजल्ट न केवल दो एपी के लिए है, या आप कितने भी एपी, 3 एपी, 4 एपी, 5 एपी पे भी लागू कर सकते हैं। मतलब इफ देयर आर 5 एपीज, the common terms of the 5 APs will also form an AP whose first term you have to judge by observation। first term आप हमेशा first common term को आप observation से जज करते हो, और common difference जो होता है वो simply सारे APs के common difference का LCM होता है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद आप कॉमन सेंस से नहीं कर पाए, क्योंकि आपको टर्म्स लिखने में क्या होगा, बड़ी तकलीफ होगी, आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 मैंने आपको ये होमवर्क रख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, तो दो एपी दे रखी है मैंने आपको। पहले एपी में फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है 4, और 100 टर्म्स हैं इस एपी में। सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 7, और 200 टर्म्स है। ठीक है, तो आप ट्राई करना नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, और आप इस बात को समझिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट जो आपने अभी सीखा है एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो तो ये क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा आपके लिए, इस बात को अप्रिशिएट करना। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यूज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम ऑन कॉमन टर्म्स। इनफैक्ट मैं आपको एक और होमवर्क देता हूं, आईआईटी जेई 2019 का एडवांस का प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन भी मैं आपको देता हूं, तो आप सोल्यूशन अभी मत देखना। ठीक, अभी आप लोग सोल्यूशन मत देखना। सो प्लीज अभी के लिए इस पार्ट को आप निगेट कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए अपने प्रॉब्लम पे। आईआईटी जेईई एडवांस 2019 जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उस पे आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, आंसर निकालिए। फाइनल आंसर 157 आना चाहिए, इंटीजर टाइप में आया था। और फिर आप, अगर आपका आंसर मैच नहीं करता, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर जाके आप लोग इस सोल्यूशन को रेफर करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम ऑन कॉमन टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। तो इस चैप्टर में आगे किसी भी प्रोग्रेशन के लिए, न केवल एपी के लिए, कोई भी प्रोग्रेशन के लिए अगर हम लिखते हैं टी एन, तो टी एन का मतलब होगा, हम बात करें जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस की, nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन की। और एस एन का मतलब होगा, एस एन का हम लोग लॉजिकली मतलब बताएंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो टी एन स्टैंड्स फॉर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस या nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, और एस एन स्टैंड्स फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दैट प्रोग्रेशन। तो अभी ए पी के लिए एस एन का मतलब होगा उसकी पहली एन टर्म्स का सम। सो एस एन का मतलब है ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और फॉर्मूला क्या होता है उसको हम डिराइव करने से पहले ये समझते हैं कि डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक, तो डेरिवेशन के लिए हम लोग इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाले हैं। सो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है एस एन, वही एस एन है, लास्ट टर्म को हमने फर्स्ट लिख लिया है,
सेकेंड लास्ट को सेकेंड पे लिखा है, थर्ड लास्ट को थर्ड पे लिखा है। ओके, यहाँ एक करेक्शन होगा छोटा सा, ये जो टर्म होगी ये थर्ड लास्ट टर्म है, तो ये हो जाएगी a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। और ये जो बार लगा है, इस बार का मतलब एक्चुअली है कि ये पूरी टर्म को आपको क्लब करके गिनना है, तो बार मीन्स एक्चुअली ब्रैकेट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ जस्ट अ नोटेशन। तो फिर हम इन दोनों सीक्वेंस को ऐड कर देंगे, दोनों सीरीज को ऐड कर देंगे, तो ये LHS में तो 2SN हो जाएगा, S प्लस एस 2S हो जाएगा। RHS में क्या होगा, देखो इन टर्म्स को सोचो, ये दोनों टर्म जब ऐड होगी तो ये बन जाएगी 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों ऐड होकर सेम बनेगी, क्योंकि ऊपर हमने d ऐड किया है और नीचे हमने d सब्ट्रैक्ट किया है, तो इवेंचुअली इन दोनों का सम भी सेम होगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली होता क्या है, आप ऐसे पेयर्स बनाते हैं जब, तो इन सारे पेयर्स का सम सेम आता है, और ये कितने पेयर्स बने हैं, n पेयर्स, तो इन शॉर्ट ये निकल के आएगा 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ यही कांस्टेंट सम। एक्चुअली एपी की बहुत खास प्रॉपर्टी भी होती है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम रहता है, या सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम, या फिर थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये सारे सम एक सेम वैल्यू को डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट सम होता है, और इसी की मदद से हम लोग SN को रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला जो हमें याद रखना है एट द एंड ऑफ द डे, जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो एक्चुअली है ये वाला, SN इज एक्चुअली n/2 टाइम्स 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे आपको TN का फॉर्मूला याद है वैसे आपको SN का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, n/2 टाइम्स 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको अलग अलग तरीके से भी याद रखा जाता है, इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखना पसंद करते हैं, n/2 टाइम्स A प्लस एल, जहाँ पे L एक्चुअली लास्ट टर्म है। तो ये क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहीं से तो आया था डेरिवेशन में, फर्स्ट और लास्ट का जो सम था ये कांस्टेंट सम आया था। इनफैक्ट यहाँ पे A प्लस एल की जगह आप कोई भी दो इक्विडिस्टेंट टर्म्स रख सकते हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। कैसे, फर्स्ट और लास्ट का सम, या फिर सेकेंड लास्ट का, या थर्ड लास्ट का सम, तो सबका सेम ही रहेगा 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एक और फॉर्मूला है। अच्छा, इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअली n टाइम्स द एवरेज ऑफ एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज कैसे निकालोगे, a प्लस एल बाई टू, तो ये भी एक देखने का नजरिया है कि n टाइम्स एवरेज ऑफ एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स। जैसे आप पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कंसिडर करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10, तो इनका सम कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, 1 प्लस 10 11 रहेगा, 2 प्लस 9 भी 11 रहेगा, 3 प्लस 8 भी 11 रहेगा। तो कोई भी दो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं बिगिनिंग और एंड से, आगे से और पीछे से, आप कोई भी rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और rth टर्म फ्रॉम एंड लीजिए, उन दोनों का जो सम होगा वो सम सेम ही आएगा हमेशा। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट मदद से ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये काम का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, इस पे बेस्ड 3 रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं। ये स्पेशल बहुत क्या कहते हैं, स्पेशल इसीलिए क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करेंगे आगे। तो फिलहाल है क्या, पहले समझते हैं। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस वन बाय टू। कहाँ से आया, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड ही है। तो अगर मुझे सारे नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, n नेचुरल नंबर्स को, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, n/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, तो ये निकल के आएगा n/2 टाइम्स, सॉल्व होके बन जाएगा n प्लस वन। आप इसको ये फर्स्ट प्लस लास्ट वाले लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो ये जो लिखा है एक्चुअली ये फर्स्ट और लास्ट का सम ही होता है, तो 1 और n का सम n प्लस वन होगा, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको ये रिमेंबर रखना है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस वन बाय टू। सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। पहले n ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। कैसे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे अगर मैं n टर्म्स तक लिखता हूँ तो nth टर्म हो जाएगी 2n माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n ही है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, n/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना, ये सिंप्लीफाई होगा और फाइनली n स्क्वायर से इक्वेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ 2 नंबर कंसिडर करता हूँ तो आंसर 4 आएगा, पहले 3 कंसिडर करता हूँ तो 9 आएगा, पहले 4 कंसिडर करता हूँ तो 16 आएगा। तो n स्क्वायर होता है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर एंड सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज n प्लस वन। हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको फर्स्ट वाले रिजल्ट से भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, पहले n नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे 2n तक, टर्म्स अभी भी n ही है, इसमें से 2 कॉमन निकला तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। और ये हमने अभी रिजल्ट फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि ये n प्लस वन बाय टू होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
सो एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले एस एन का एक फॉर्मूला होता है एन बाई टू टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है एन टाइम्स एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एन इंटू ए प्लस एल बाई टू। और तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। सो लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन द फॉर्मूला ऑफ एसएन। जो हमने अभी सम ऑफ एन टर्म्स सीखा है उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग दोनों अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने एसएन के लिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो इसलिए मैं सेकंड वाले फॉर्मूले से जा रहा हूं। जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू टाइम्स ए प्लस एल, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि n बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखो, हमेशा इस प्रॉब्लम में चार टाइप की चीजें, एस एन ए एल, या फिर अगर दूसरा फॉर्मूले पे जाएं तो एस ए एन और डी। तो आपको ये पहचानना है कि क्या गिवन है और क्या पूछा है। क्योंकि मुझे एन और डी की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स एन और डी की वैल्यू पूछी है, इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना प्रेफर नहीं कर रहा हूं। मैं इस वाले फॉर्मूले से जाना ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एस एन दे रखा है 400, मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए और एल दोनों दे रखा है, तो 5 और 45 मुझे दोनों दे रखा है। तो इससे फायदा ये होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे एन की वैल्यू फटाफट मिल जाएगी, दैट इज एन विल बी 16। ठीक है, अब एक बार मुझे n मिल गया, फिर मैं n की मदद से बचा हुआ कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट टर्म 45 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो लास्ट टर्म होगी ये एक्चुअली हमें गिवन है 45, तो इसकी मदद से हम बोल पाएंगे कि a 5 है, n हमें पता ही चल गया है 16 है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय डी का जो वैल्यू होगा वो होगा 40 डिवाइडेड बाय 15, और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके फर्दर बोल सकते हैं इट इज एक्चुअली 8/3। तो कॉमन डिफरेंस 8/3 होगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, आप ये सेकंड फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको एक्चुअली मतलब ये वाली इक्वेशन तो हमको लिखनी है बाद में, तो आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप सेकंड फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो आप इस एसएन इसको आप लोग इक्वेट करेंगे 400 से, और ए और डी जो है उसमें से ए गिवन है तो डी और एन दो अननोन हो जाएंगे, और दो अननोन दो इक्वेशन ऐसे होगी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो अगर ऐसे सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, एन और डी दो अननोन रहेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले से क्यों गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डी का कुछ पता ही नहीं, मुझे डी की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एस एन ए और एल की मदद से एन फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम होगा। सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बस एक स्टार्ट देता हूं आपको। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। तो आप क्या लिखेंगे, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। इन तीनों का सम जो दे रखा है हमें 27 दे रखा है, और इनके स्क्वायर्स का सम मतलब ए स्क्वायर, ए प्लस डी का स्क्वायर और ए प्लस टू डी का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 293 के बराबर। तो बस आप इन दोनों इक्वेशंस को लिखिए, दो इक्वेशन दो अननोन, ए और डी दो इक्वेशन और दो अननोन रहेंगे, उसको आप सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दो आंसर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक में चला गया, स्क्वायर है ना, तो प्लस माइनस की वजह से दो आंसर्स आएंगे कॉमन डिफरेंस के, तो उसकी मदद से आपको दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इसके आगे का जो सोल्यूशन है वो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन विल ऑल्सो बी होमवर्क। तो सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा। थर्ड प्रॉब्लम में बता देता हूं है क्या। इसमें बोला गया कि mth टर्म है 1/n और nth टर्म है 1/m, तो आपको फाइंड आउट करना है mn टर्म्स का सम। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमने nth टर्म ऑफ एपी में लिए थे। ठीक है, तो मतलब वहां पे एसएन नहीं, वहां पे कुछ टीआर या टीपी पूछ लिया था, तो यहाँ पे एसएमएन पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई इट। सो फोर्थ प्रॉब्लम इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300 और एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। तो हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है, और उस सीक्वेंस में एक्चुअली एक एपी का सम दे रखा है, और हमें पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एन, हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेने चाहिए ताकि इस एपी का सम 300 हो। तो सबसे पहले एपी के सम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए, तो फर्स्ट टर्म क्या है 20, ठीक है,
प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस आप लोग पहचानिए क्या कॉमन डिफरेंस है इसमें। तो 20 में मैं अगर 2/3 माइनस करता हूं या 2/3 घटाता हूं तो मुझे 19 1/3 मिलता है। इसमें मैं 2/3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 18 2/3 मिलेगा। तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन है आपके। 1/3 को आप 0.333 और 2/3 को 0.666 की तरह सोच सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस एक्चुअली -2/3 है। तो ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला है, ये सम आना चाहिए 300 के बराबर, ऐसा हमें बोला गया है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो लेट से इस 2 को अंदर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -n+1 होल डिवाइड बाय 3, 2 कैंसिल आउट हो गया है और दिस इज इक्वल टू 300। तो इसको सॉल्व करने पे हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। तो 600 -n+1, ये माइनस पूरे पे है, मतलब ये माइनस बढ़ चुका है ऑलरेडी, बाय 3 इंटू n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बनेगी आपको, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे बनेगी एक क्वाड्रेटिक इन n, जिसको सॉल्व करके आपको n की दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। फाइनल आंसर होगा 36 और 25। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर कमिंग। अब आप सोचेंगे कि 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, तो अब देखो लॉजिकली सोचो। देखो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मैं इस एपी के लिए अगर लेट से एक ही टर्म लेता तो सम आता 20, दो टर्म लेता तो सम कुछ 20 से ज्यादा आता क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है, 3 टर्म्स ले रहा हूं तो कुछ और ऐड होगा। तो ये जो चीज है, ये सम बड़ा, ये नंबर जो है, ये जो Sn का वैल्यू है, ये बड़ा होते जाएगा जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब n ने अपना वैल्यू 25 लिया होगा और n की वैल्यू 25 पे सम 300 हो गया होगा। फिर n की वैल्यू 26, n की वैल्यू 27, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये सम बढ़ता जाएगा। बट अब ये भी तो देखो नंबर घटते जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे नंबर घटते जा रहे हैं, तो जैसे ये नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, तो पॉजिटिव नंबर्स घटते घटते कभी ना कभी वो जीरो को क्रॉस कर जाएंगे। तो जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद या जिस वैल्यू ऑफ n के बाद वो नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस होना चालू होंगे, तब Sn का वैल्यू घटना चालू हो जाएगा एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n। क्योंकि अब हम लोग जैसे जैसे और सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और वो ओवरऑल सम को घटाते जाएंगे। तो इसीलिए n की वैल्यू 25 पे सम 300 हुआ होगा, फिर n की वैल्यू 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे हम करते गए होंगे। तो 30 या 31 के आसपास सम ने एक मैक्सिमम वैल्यू लिया होगा और उसके बाद जब हम n की वैल्यू 32, 33, 34 ऐसे टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चालू किए होंगे तो नेगेटिव टर्म्स सम को घटाने लग गया होगा और n की वैल्यू 36 पे वापस से सम 300 हो गया होगा। और ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 36 से और ज्यादा बड़ी लेते जाओगे तो ओवरऑल सम जो है Sn वो 300 से और कम होता जाएगा। तो उस पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि भाई n की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि Sn का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ये आप लोग ट्राई करना, एक अल्टरनेट प्रॉब्लम भी हो सकता है इस पे। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n so that this sum is maximum possible। तो अप्रोक्सीमेटली जो मुझे इंट्यूटिवली लगता है n की वैल्यू 30 या 31 पे ये सम मैक्सिमम हुआ होगा। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपने जैसे अभी रिसेंटली शायद फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, तो आप डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम मैथ्स में 12th का है प्रॉपर क्वेश्चन, तो उस पर हम लोग बाद में ही बात करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि किस किस वेराइटी के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो आइए फिफ्थ प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम इज ऑल्सो अनदर वेराइटी ऑन दिस Sn वाला चीज। तो Sn और Tn का कनेक्शन है। तो फिफ्थ में क्या बोल रखा है कि दो एपीज हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज का रेशियो दे रखा है। अब देखो लेट से हम लोग फर्स्ट एपी को जैसे फर्स्ट एपी को हम लोग बोल देते हैं A1 D1, उसके लिए S1, पर आप लोग S1 से कंफ्यूज हो जाओगे तो हम लोग S1 नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, पहले एपी को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल वाली है, तो उसके लिए स्मॉल a फर्स्ट टर्म है, स्मॉल d कॉमन डिफरेंस है और उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला स्मॉल tn और Sn है अपना ये। तो ये सब अपनी फर्स्ट एपी के लिए, ठीक, जस्ट मैं नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और जो सेकंड एपी है उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस है कैपिटल डी, nth टर्म हम लोग tn से लिखेंगे और जो अपना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है वो Sn से लिखेंगे। अब क्या दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स, तो पहले एपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या है, स्मॉल Sn, और इसका जो रेशियो है कैपिटल Sn के साथ, ये रेशियो दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ n। तो ये होगा 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27, ये रेशियो हमें दे रखा है। और हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 11th टर्म, तो हमें स्मॉल t11 और कैपिटल T11 का रेशियो पूछा हुआ है। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स में बेसिकली आपको करना होता है कंपेयर,
ठीक है, कैसे? अब Sn का फॉर्मूला आप लोग लिखो, तो जो Sn होगा वो होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट एपी के लिए हम लोग सब स्मॉल लेटर्स का यूज कर रहे हैं और सेकंड एपी के लिए हम लोग कैपिटल, पर नंबर ऑफ टर्म्स तो n सेम ही है ना? ये n जो है ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये n स्मॉल या कैपिटल नहीं होगा, ये सेम होगा दोनों के लिए। ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। ठीक है, अब मुझे ये सोचना है कि मैं इसकी मदद से, जो मुझे गिवन है उसकी मदद से जो मुझसे पूछा है, मैं वो कैसे कनेक्ट करूं। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। आई थिंक ये 2, ये जो ये वाला 2 है इसको भी हम लोग कॉमन निकाल के कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, ये मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर बन जाएगा a प्लस n-1 बाई 2 इंटू कैपिटल डी। अब आप कीजिए कंपेयर, कैसे? अगर मुझसे ये पूछा है, मतलब मुझे 11th टर्म का रेशियो जनरेट करना है, तो 11th टर्म का रेशियो तब जनरेट होगा अगर मैं कंपेयर करूं। 11th टर्म क्या होगी? 11th टर्म होगी a प्लस 10d। t11 क्या होता है? a प्लस 10d। तो इसीलिए मुझे यहां पे ये जो अपने पास बन के आया है, ये n-1/2, ये अगर हो जाए 10 के बराबर तो अपना काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 होगा तो ये बन जाएगा a प्लस 10d, और डिनोमिनेटर जो है वो भी कैपिटल A प्लस 10d बन जाएगा। तो अपने को 11th टर्म के रेशियोज जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब बस हमें ये समझना है कि हमें n क्या सेट करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। n जो है वो 21 निकल के आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप लिखिए n की वैल्यू 21 इन द ओरिजिनल क्वेश्चन एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू 21 डालूंगा, उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर कहलाएगा। ओके, सो वी विल डिस्कस नाउ हाइलाइट्स अबाउट एन एपी। आप इसे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी कह सकते हैं। तो कुछ खास बातें होती हैं एपी के लिए जो हमें समझना और याद रखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ देम इज, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। तो इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आप एक AP कंसिडर करते हैं, लेट्स से A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे हम AP के टर्म्स लिखते जाते हैं। तो अगर मैं हर टर्म में एक कांस्टेंट K ऐड कर देता हूं, तो जो नया सीरीज बनेगा वो भी एक एपी होगा। तो क्या आप इसको पहचान सकते हैं कौन सा एपी होगा? फर्स्ट टर्म a प्लस के होगा, कॉमन डिफरेंस अभी भी d होगा। तो आप देख सकते हैं कि d ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म जनरेट हो रहा है। सो कांस्टेंट ऐड करने से फिर चेंज इतना हुआ कि फर्स्ट टर्म बदल गया, बाकी कॉमन डिफरेंस भी वही रहा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्टिंग सीक्वेंस इज स्टिल एन एपी। ओके, अब सेकंड है, सिमिलरली कांस्टेंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो प्लस के की जगह सिर्फ माइनस के होता, तो उसमें भी हम यही बोल पाते कि रिजल्टिंग सीक्वेंस इज स्टिल एन एपी। फर्क ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a माइनस के होगा, कॉमन डिफरेंस अभी भी d होगा। देन इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, तो अगर मैं हर टर्म में k मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी एक एपी होगा। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म होगा के ए प्लस के डी, थर्ड टर्म होगा के ए प्लस 2kd, थर्ड उसके बाद फोर्थ टर्म के ए प्लस 3kd। इस तरीके से है तो अभी भी एपी, फर्स्ट टर्म के ए है, बस जो कॉमन डिफरेंस पहले डी हुआ करता था अब नया कॉमन डिफरेंस के टाइम्स डी हो जाएगा। सो इफ अ कांस्टेंट के इज मल्टीप्लाइड, द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल स्टिल बी एन एपी, बस उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के टाइम्स हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर डिवाइड की बात करें तो यही चीज आप डिवाइड में भी समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह वो डिवाइड में रहेगा। सो इफ अ कांस्टेंट के इज डिवाइडेड बाय ईच टर्म, the resulting sequence is still an AP. First term becomes a by k and common difference becomes d by k. So the first term and common difference upon में k चला जाएगा, उनके फर्क बस ये रहेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि एक कांस्टेंट को किसी एपी में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे वो एपी बदलती, मतलब टर्म्स बदल जाएंगी बट वो स्टिल एक एपी ही रहेगी, वो कोई दूसरी प्रोग्रेशन नहीं बन जाएगी। द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल स्टिल बी एन एपी। Second point is, whenever you want to assume 3 numbers in AP या 4 numbers या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक हमने एक क्वेश्चन किया भी था इस पे, तो जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि 3 numbers are in AP और फिर फलाना फलाना आगे कुछ कहानी होती है, सो आप लोग क्या करते हो, आप लोग लिखते हो सर 3 नंबर्स ऐसे ले लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप ऐसा ना करते हुए आप एक दूसरे तरीके से अज्यूम करो। और मैं आपको बताता हूँ कब करना है, जब भी आपको सम दे रखा हो। आपको अगर बोला जाता है 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज दिस दिस दिस,
या 4 numbers are in AP whose sum is this या 5 numbers are in AP, अगर आपको सम दे रखा है तो आप ये टेक्निक लगाओ। कौन सी टेक्निक? 3 नंबर्स को आप लोग अज्यूम करना इस तरीके से, एक सेंट्रल टर्म ले लेना a, उसके पीछे a माइनस डी और उसके आगे a प्लस डी। देखो फायदा क्या होगा इससे, है तो अभी भी AP, कॉमन डिफरेंस D ही है क्योंकि मैं D ऐड करके अगला टर्म जनरेट कर रहा हूं। इससे फायदा ये होगा, अगर आपको सम दे रखा है तो आप इस तरीके से अज्यूम करोगे तो आपका सम हो जाएगा 3A, ऐड करते टाइम D से D कट जाएगा। और ये अगर आपको गिवन होगा तो जो भी गिवन वैल्यू होगी, लेट से अगर सम इक्वल टू 54 दे रखा है तो 54 डिवाइडेड बाय 3 मेरा मिडिल टर्म A हो जाएगा। सो है तो दो इक्वेशन, दो अननोन टाइप का कहानी, बट इस तरीके से अज्यूम करने पे एक इक्वेशन ऐसी बनती है जिसमें डी आता ही नहीं है, तो अपने को रेडीमेड ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें सेंट्रल टर्म मिल जाएगा। तो अगर 3 टर्म अज्यूम करनी है तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे। अगर मुझे 5 टर्म अज्यूम करने को बोला है, फिर से मैं एक सेंट्रल वैल्यू ए अज्यूम करूंगा, उसके आगे 2 टर्म्स चिपकाऊंगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, पीछे 2 टर्म्स चिपकाऊंगा ए माइनस डी, ए माइनस 2d। दिस इज हाउ वी अज्यूम 5 टर्म्स इन AP। इनका सम जो होगा वो 5A हो जाएगा। 7 टर्म्स के लिए आगे a प्लस 3d और पीछे a माइनस 3d। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब भी अज्यूम करनी हो AP में तो हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू ले लेते हैं a और उसके अबाउट सिमेट्रिकली d ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज अज्यूम करते हैं। अब व्हाट अबाउट इवन नंबर्स, अगर मुझे 4 नंबर्स इन AP अज्यूम करने हैं या 6 नंबर्स इन AP अज्यूम करने हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि देखो 4 नंबर्स में कोई सेंट्रल टर्म तो होगी ही नहीं, क्योंकि कोई सेंटर होगा नहीं। तो अगर सेंटर होता तो हम उसको क्या नाम देते? ए। तो मैं इसको बोलता हूं सूडो सेंटर का कॉन्सेप्ट। सूडो सेंटर मतलब है नहीं, बट होता तो क्या होता? ए होता। तो इसके आगे हम लोग लिखते ए प्लस डी और इसके हम नीचे लिखते ए माइनस डी। अब ट्रिकी पार्ट ये है कि आप लोग जल्दबाजी में अगला टर्म ए प्लस 2d मत लिखना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बदल चुका है, इन दोनों का गैप जो है कॉमन डिफरेंस इज 2d। तो इसलिए अगला टर्म लिखने के लिए मुझे a प्लस 3d लिखना पड़ेगा और पीछे a माइनस 3d। सो whenever you want to assume 4 numbers in AP, आप लोग ऐसे अज्यूम करते हो, you take the 4 numbers as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कर सकते हैं आप, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस इज नो मोर d, तो कॉमन डिफरेंस इज नाउ 2d, 2d के गैप में चल रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज कि अपने पास कोई रियल सेंटर सिमेट्रिकल वैल्यू नहीं है। अच्छा 6 नंबर्स इन AP करने हैं तो मैं आगे एक चिपका दूंगा a प्लस 5d और पीछे भी एक चिपका दूंगा a माइनस 5d। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम कब करेंगे? जब हमें सम गिवन है। क्योंकि देखो अगर आपको 6 नंबर अज्यूम करने AP में, तो अगर आपको सम गिवन है तो ऐसे अज्यूम करने से जब आप ऐड करोगे तो ये सिमेट्रिकल टर्म्स का जो d वाला कंपोनेंट है ये कटता जाएगा, तो सम हो जाएगा 6a। तो अगेन इफ सम इज गिवन, आई रिपीट, इफ सम इज गिवन देन यू शुड अज्यूम 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers, 6 numbers in AP with this technique या with this style। आप लोग कन्वेंशनल तरीके से भी जा सकते हो, बट उससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, नथिंग एल्स। भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व होना ही है, बट इससे जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं AP की डेफिनेशन में। कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसे हम लोग इंक्रीजिंग AP, डिक्रीजिंग AP और कांस्टेंट AP के नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट है, एक फील है AP का कि जो सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। इस पे हमने चर्चा की थी डेरिवेशन जब हम कर रहे थे। आपको याद होगा हमने SN का फॉर्मूला जब डिराइव किया था तो उसमें ये प्रॉपर्टी निकल के आई थी। हमने उल्टा सीरीज को उल्टा करके क्यों लिखा था? ये चीज यूज कर पाए ताकि हम, तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होता है वो होता है 2a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का जो सम आया था वो भी 2a प्लस n माइनस 1d आया था। तो इनफैक्ट इसका अगर मैं और अच्छा वर्जन बताऊं तो न केवल, आप लोग एक एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है, व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ फील ऑफ AP, सबसे इजीएस्ट AP आप लिया करो, पहले कुछ नेचुरल नंबर्स ले लिया करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट थोड़े और लेते हैं, 7 8 9 10। अब देखो सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या बोल रही हैं। अगर मैं इन सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूं, लेट्स से मैं सबको 10 यूनिट से बढ़ा देता हूं, तो नई AP क्या बनेगी? 11 12 13 14। मैं फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, सबको मैंने अगर 3 टाइम्स कर दिया तो नई AP क्या बनेगी? 3 6 9। तो जो भी आपको प्रॉपर्टी समझनी है आप एग्जांपल से समझो। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म लेता हूं तो इनका सम है 11, सेकंड और सेकंड लास्ट का भी 11, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी 11। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है आपको ये सिखा रहा है इक्विडिस्टेंट टर्म्स, आगे से थर्ड टर्म ले रहे हो तो पीछे से भी थर्ड टर्म लो, सम कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। ठीक, अब इनफैक्ट न केवल आप आगे से और पीछे से, आप किसी भी लोकेशन पे कह सकते हैं। जैसे मैं कोई रैंडम नंबर ले लेता हूं, यहाँ पे लेट से मैंने ले लिया 7, तो 7 से
आप जितना इक्विडिस्टेंट जाओगे आपको सम सेम ही मिलेगा। मतलब 7 के एक कदम आगे और 7 के एक कदम पीछे इन दोनों नंबर का जो सम होगा 6 + 8 14, यही सम आपको 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाले नंबर पे भी मिलेगा, दैट इज 9 + 5 14। और अगर 3 कदम आगे जाऊंगा तो 10, 3 कदम पीछे जाऊंगा तो तब भी 10 + 4 14। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप आगे जा रहे हो तो आप जितने कदम आगे जा रहे हो उतना डी आप ऐड कर रहे हो, उतना कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर रहे हो, डी प्लस डी प्लस डी। और उतने ही कदम अगर आप पीछे जाओगे तो आप कॉमन डिफरेंस सब ट्रैक कर रहे हो, डी माइनस डी माइनस डी। सो आई कैन से दैट दिस इज अ प्रॉपर्टी, आई कैन से दैट फॉर एनी kth टर्म ऑफ एपी, फॉर एनी kth टर्म ऑफ एपी, अगर मैं k से कुछ p कदम आगे जाता हूं और p कदम पीछे जाता हूं तो k प्लस pth टर्म और k माइनस pth टर्म इन दोनों का जो सम होगा वो एक्चुअली 2 टाइम्स द kth टर्म होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। आप कोई भी kth टर्म से p कदम आगे और p कदम पीछे वाली टर्म का p कुछ भी हो सकता है, k कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उससे इक्विडिस्टेंट टर्म्स अगर ऐड करोगे तो वो 2 टाइम्स द सेंट्रल होगी। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट था। और फिफ्थ पॉइंट है, हालांकि कुछ खास नहीं, अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम करने हैं तो आप 2n अज्यूम क्या करो, ऑड करने हैं तो 2n + 1। इनफैक्ट आप n भी करके चलो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन विल स्टिल बी सॉल्व्ड। सिक्स्थ पॉइंट जो है, सिक्स्थ पॉइंट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज नॉट ओनली फॉर एन एपी, ये दुनिया की किसी भी सीरीज के लिए लागू होता है। मतलब अगर आपको SN दे रखा है और TN पूछा है, तो हम लोग जीपी में भी बात करेंगे इस पे। तो अगर आपको SN दे रखा है और आपको TN पूछा है तो अब ये टेक्निक लगाना, क्योंकि SN क्या होता है, SN होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, T1 + T2 + T3 + T4 अप टू TN। और SN-1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, तो ये होगा यहां तक के Tn-1 तक के। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा ये चीज। अब पर्टिकुलरली फॉर एपी SN हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और TN जो आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। और इस पे और चर्चा हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ABC आर इन AP देन 2B = A + C, ब्रह्मास्त्र। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हेनेवर 3 नंबर्स आर इन AP, उसकी कंडीशन लिखने का बेस्ट तरीका होता है सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होती है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं, इफ 3 नंबर्स आर इन AP देन A + C/2 = B। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था अभी वही, कि अगर ये AP में है तो ये होगा A + D, ये होगा A + 2D, और फर्स्ट और थर्ड का जब आप सम करेंगे तो ये 2 टाइम्स सेंट्रल वैल्यू होगी, या पहले और तीसरे का एवरेज ये। तो अपने नेचुरल नंबर वाले एग्जांपल के लिए देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं अगर बोलता हूं 3 4 5 आर इन AP तो 3 और 5 का एवरेज 4 हो जाएगा। अगर 10 15 20 AP में तो 10 और 20 का एवरेज 15 हो जाएगा। तो एनी 3 नंबर्स आर इन AP, सेंट्रल वाला एक्चुअली होता है आगे और पीछे का सम डिवाइडेड बाय 2। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑन AP। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में क्लैरिटी नहीं मिली है, डोंट वरी, वी विल डू सम क्वेश्चंस और एग्जांपल से आपको और ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स। तो हम लोग क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज पे। सो लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन विद प्रॉब्लम्स। हम लोग 5 प्रॉब्लम्स कर चुके थे और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की। अब ये जो 6th 7th 8th और 9th प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा बेसिक लेवल से अब हम एक कदम ऊपर उठ चुके हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। मैं इसको डिस्कस करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं आप चाहता हूं कि आप जो भी सीखे हो अब तक उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। आई डू नॉट माइंड वट एवर मेथड यू यूज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, बट आप इसको खुद से ट्राई करो और इनको अच्छे से आप समझिए। और ये थोड़े लेंदी और कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स हैं, सो इट मे टेक सम टाइम, ओके। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी होमवर्क। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्नैपशॉट। तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रॉब्लम्स को आप लोग ट्राई करेंगे, ओके। सो इसके आगे हम लोग बात करते हैं अब 10th और 11th प्रॉब्लम पे। सो 10th प्रॉब्लम क्या है, 10th प्रॉब्लम 11th पे भी हम आएंगे, पहले 10th प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो 10th प्रॉब्लम वो चीज है जो अपना प्रॉपर्टी में एक पॉइंट था कि अगर हमें SN दिया हुआ है और TN पूछा है तो कैसे निकालें। अब मुझे नहीं पता कि ये AP के लिए दिया है कि नहीं, बट AP के लिए हमने क्या रिजल्ट याद रखा था कि हमें SN एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और TN एक लीनियर फंक्शन होता है, तो हम वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द नेचर एंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose sum to n terms is this। तो हमें एक SN दे रखा है, हमें एक सीक्वेंस का, किसी रैंडम सी सीक्वेंस का SN का फॉर्मूला दे रखा है। मुझे नहीं पता कि AP है
कि जीपी यहाँ पता नहीं कौन सा प्रोग्रेशन है, बस मुझे ये पता है कि एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये पहले एन टर्म्स का फॉर्मूला है, मतलब अगर मैं इसमें एन की वैल्यू 1 डालता हूं तो मुझे मिलेगा 5 + 2 7 सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब होगा इसमें इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 डालनी है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 20, 20 + 4 is 24। तो इस तरीके से मैं n की अलग अलग वैल्यूज डाल के ये सारे S1 S2 S3 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो S3 का मतलब होगा 9 5 45 + 6 दैट इज 51 एंड सो ऑन, ये कहानी चल सकती है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स हटा देते हैं तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का, याद रखिएगा, तो हमें tn मिल जाएगा। तो बेसिकली करना ही है आपको, इसमें आप एक बार तो n को n ही रहने दो और एक बार जहां जहां n लिखा है हर बार n की जगह आप n-1 ले लो। तो जहां जहां n लिखा है वहां पे आप n-1 ले लीजिए। तो ऐसा करने से आपको मिल जाएगा Sn-1। तो इसको सॉल्व करके हमें मिलता है tn। तो सॉल्व करेंगे अगर हम इसे तो हमें मिलेगा 5n² + 2n माइनस अंदर होगा 5n² माइनस 10n + 5 + 2n माइनस 2। फर्दर आप कैलकुलेशंस अगर फिगर आउट करते हैं तो आपको tn मिलता है, tn इज एक्चुअली इक्वल टू 10n माइनस 3। ठीक, तो ये अपना tn निकल के आता है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक एपी है, तो आप इसमें डालिए n का वैल्यू, t1 होगा 7, 2 डालेंगे तो आएगा 17, 3 डालेंगे तो आएगा 27 एंड सो ऑन, ये कहानी चलती जाएगी। तो ये 37, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो एपी निकला है। तो एक्चुअली ये एपी का ही प्रॉपर्टी है कि एपी का जो टीएन का फॉर्मूला होता है वो एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल इन एन होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इन एन होता है। फर्दर आप ये भी कह सकते हैं जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है, जो एन का जो कोएफिशिएंट होता है ना, दैट एक्चुअली इटसेल्फ इज द कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस है वही लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। देखो एपी का जो अपनी एपी बनी है उसका कॉमन डिफरेंस 10 ही है एक्चुअली। ठीक, और खास बात क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, S1 और T1 हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म तो वन टर्म इटसेल्फ ही होगा, है ना। इनफैक्ट आप देख सकते हो T1 + T2 अगर करता हूं तो मुझे S2 मिलना चाहिए, T1 + T2 + T3 अगर मैं करता हूं तो मुझे S3 मिलना चाहिए। तो यही उसका डेफिनेशन होता है एक्चुअली। सो इस पूरे क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी भी एपी के लिए Sn एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n होगा, Tn जो nth टर्म होगा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल इन n होगा। फर्दर जो Tn जो लीनियर पॉलिनोमियल आया है उसमें जो n का कोएफिशिएंट होगा वही अपने एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर एनी सीक्वेंस, मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर हमें Sn दे के Tn पूछता है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Tn the nth term is actually Sn minus Sn-1, मतलब Sn का फॉर्मूला जो गिवन है उसमें n की जगह n-1 रखो और Sn और Sn-1 का गैप सब्ट्रैक्शन ले लीजिए तो आपको आपका Tn मिल जाएगा। ठीक, फॉर एनी सीक्वेंस, पर्टिकुलरली एपी के लिए ये क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल्स बन के आते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई द 11th प्रॉब्लम नाउ। ये जस्ट एक सीरीज का प्रॉब्लम है, तो एक सीरीज हमें दे रखी है जो फिलहाल एपी नहीं है। ठीक है, अच्छा 11th प्रॉब्लम जो है वो ये प्रोफाइल है कि जो गिवन है वो एपी नहीं है, उसमें हम कुछ मैनिपुलेशन करके उसको एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर सीरीज विच आर नॉट देमसेल्व्स एपी बट दे आर कन्वर्टेबल टू एपी। तो हमें जो दे रखा है हम क्या करेंगे, हम पहले दो टर्म्स पे a² - b² लगाएंगे, तो ये आएगा a + b इंटू a - b। ठीक, सिमिलरली हम लोग सेकंड पे लगाएंगे a + b एंड a - b। अब इसमें खास बात क्या है, थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। जो ये a - b वाला टर्म है इस पे भी हम लोग सेम, तो ये जो ये वाला टर्म है ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है 1, इसके लिए भी 1, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 96 + 95 और जो यहाँ लिखेंगे हम लोग ये भी आएगा 1। तो एक्चुअली जो आपको स्क्वायर्स परेशान कर रहे थे वो तो गायब हो गए। दिस सीरीज इज एक्चुअली इक्वल टू 100 + 99 + 98 + 97 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा अप टू 1 तक के। तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, सम ऑफ 100, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल
नंबर्स का सम है। और इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने को बोला था, क्या कहा था मैंने, n+1/2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100, तो 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर होगा 5050। सो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम ऑन सीरीज। सीरीज जो है वो एपी नहीं है, बट एक मैनिपुलेशन करके वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग इन प्रॉब्लम्स को नाम देते हैं दीज आर प्रॉब्लम्स विच आर रिड्यूसिबल टू एपी। ओके, सो लेट अस ट्राई दिस वेरी गुड प्रॉब्लम ऑन Sn का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन है Sx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Sy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू Z एंड वी हैव टू प्रूव दैट Sz इज Z क्यूब। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपना Sn का जो फॉर्मूला है उसी से स्टार्ट करेंगे। Sx का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स ऑफ एन एपी, Sy का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट वाई टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना स्टैंडर्ड एपी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब शायद क्वेश्चन मेंशन करना भूल गया है कि ये सब हम एपी के लिए बात करें, तो हमने एपी पढ़ा इसलिए हम एपी के सम ऑफ फर्स्ट एक्स वाई और जेड टर्म्स पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग सीधे वैल्यू डालेंगे और वी फाइंड दैट ये रेशो से ये कट जाएगा और जो 2 है वो अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली ये रेशियो कुछ ऐसा बन के आता है अपने पास। अब यहां से हम दो चीजें डिकोड कर सकते हैं, मतलब अगर रेशियो का सवाल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटू डी, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर और सिमिलरली ये y भी। तो पहले अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन को देखते हैं, तो उससे इस चीज का वैल्यू xz आएगा और सेकंड इक्वेशन होगा a प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू वाई जेड। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन है, इसको आप लोग साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आपको ए और डी का वैल्यू मिलेगा। और अगर एक बार हमें ए और डी मिल गया तो हम लोग सीधे एस जेड भी निकाल सकते हैं। तो ए और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, एलएचएस में ए से कट जाएगा, डी कॉमन और टू भी कॉमन, तो एक्स माइनस 1/2 माइनस वाई माइनस 1/2, ए कैंसिल हो चुका है, डी कॉमन आ चुका है एंड दिस इज एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो ये बनता है एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाय 2 इंटू डी, और यहाँ पे z कॉमन निकल जाएगा और x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आती है 2z। और इसी d की वैल्यू को अगर आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको a भी मिल जाएगा। तो लेट से हम लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a, और जो वैल्यू ऑफ a आएगी वो वैल्यू ऑफ a आएगी a इज इक्वल टू z। ठीक, तो अपने को a मिल गया, अपने को z मिल गया, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे अपने एस जेड में और अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा दैट एस जेड इज एक्चुअली जेड क्यूब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है nth टर्म और Sn। अब आपके ऊपर आप उसको कैसे टैकल करते हो। ठीक, सो ये एक नोटेशन है, इस नोटेशन से थोड़ा फैमिलियर हो जाइए। करली ब्रैकेट्स में ti बिलोंग्स टू एपी का मतलब है कि t1 t2 t3 t4 जो है ये सब टर्म्स ऑफ एन एपी है। तो क्वेश्चन ने बोला है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, एथ टर्म, इवन पोजीशन पे जो लोग हैं उनका सम है 400 और जो ऑड पोजीशंस पे हैं उनका सम है 100। सो यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। अब एक काम आप ये कर सकते हैं कि सर ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं a, इसको लिख लेते हैं a प्लस 2d, इसको लिख लेते हैं a प्लस 4d एंड सो ऑन। बिल्कुल आप कीजिए, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d एंड सो ऑन, ऐसा आप लिखते जाएंगे। और दो इक्वेशन दो अननोन, बेसिकली टू इक्वेशंस टू अननोन, और सॉल्व करने पे आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो दो इक्वेशन दो अननोन जाने से बेटर है हम लोग इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें। इफ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस एंड फॉर्म द पेयर्स, सोचो क्या होगा, t2 माइनस t1 जो होगा ये d बन जाएगा, t4 माइनस t3 जो होगा ये भी d बन जाएगा। सिमिलरली इफ वी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, अगर हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलएचएस में हमें मिलेगा d प्लस डी प्लस डी 100 टाइम्स और आरएचएस में हमें मिलेगा 400 माइनस 100। सो दिस विल बी बेसिकली 100 टाइम्स ऑफ d। तो उसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा d इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से d इक्वल टू 3 रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और प्रॉपर्टी अपीयर होगी तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। क्वेश्चन ने ये दे रखा है कि एक एपी है, अगेन सेम कन्वेंशन, a1 a2 a3 a4 ये सब एपी के टर्म्स हैं।
तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू ये सिग्मा अपना स्टैंडर्ड I इज रनिंग फ्रॉम 1 टू 25, ये नोटेशन से आप फेमिलियर होंगे, 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये सब sum of first 25 terms of AP, sum of first 25 terms of AP is 75। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस चीज का वैल्यू। तो जो चीजें आस्क्ड है वो है R की वैल्यू 1 डाली तो ये आया, R की वैल्यू 2 डालेंगे तो आएगा A4, R की वैल्यू 3 डालेंगे तो आएगा A7 एंड सो ऑन, ये 9 तक के लिखा है। तो लेट अस राइट दीज टर्म्स प्रॉपरली, और इनफैक्ट मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना भी चालू कर देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज हमने पढ़ी थी ये A22 और फाइनली A की वैल्यू 9 डालने पाएगा 25। एक चीज हमने पढ़ी थी इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम कांस्टेंट होता है। जैसे ये जो सम दिया है 75, इसको हम क्या लिखते हैं n/2 मतलब 25/2 इंटू A प्लस L लिखा था हमने, तो हम लिखते हैं A1 प्लस A25/, तो मैं Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो बेसिकली दिस विल गिव अस A1 प्लस A25 जो है वो एक्चुअली है 6। ठीक, मैं स्मॉल a और स्मॉल d की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि A1 प्लस A25 अगर ये 6 है तो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म सेम होता है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम अगर 6 है, सेकंड और सेकंड लास्ट का भी 6 होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी 6 होगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ये सब सेम नंबर्स होंगे। ये सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड, और ये A10 और A16। तो बेसिकली ये वैल्यू होगा 6 के बराबर, ये वैल्यू होगा 6 के बराबर, ये वैल्यू होगा 6 के बराबर, ये वैल्यू होगा 6 के बराबर। ये है मिडिल टर्म, तो इसका किसी के साथ पेयरिंग नहीं बनता है, तो बेसिकली इसका खुद के साथ पेयरिंग बनता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि A13 प्लस A13 जो होगा वो हो जाएगा 6, क्योंकि ये 13th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और 13th टर्म फ्रॉम एंड दोनों है, तो इसलिए 13th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस 13th टर्म फ्रॉम एंड का सम भी 6 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, दैट इज 25। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। सॉरी, फाइनल आंसर जो रहेगा वो 27 रहेगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 24 होगा, और जो आखिरी वाला प्लस 3 है वो इसे 27 बना देगा।